हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 12वीं के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन हम ले रहे हैं 2013 का, जो कि जैक बोर्ड ने अपने स्टूडेंट को यानी कि साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट से सवाल किए थे। तो यहाँ पर ये समझिएगा कि आर्ट्स साइंस कॉमर्स के लिए जो झारखंड बोर्ड का सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न है वो सेम टू सेम है। तो इसीलिए आर्ट्स साइंस कॉमर्स सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछली वीडियो में कुछ लोगों ने कमेंट में सवाल किया हुआ था, इसलिए हमने बता दिया आपको। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं हम एक एक क्वेश्चन पर। सारे क्वेश्चन हम स्क्रीन पर लगा देते हैं। डिटेल एनालिसिस हम यहाँ पर व्हाइट बोर्ड में करने वाले हैं, ठीक है ना, जिस प्रकार से पिछली वीडियो में किए हुए थे बिल्कुल वैसा ही। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पहला कि यह किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यानी कि अंग्रेजी में बोले तो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, हु सेड इट। ये किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो सही जवाब हो जाएगा एडम स्मिथ। अब चूंकि मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी कि एडम स्मिथ जो है वो अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। एडम स्मिथ जो है वो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। ठीक है, ये जो है वो कहे जाते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, हिंदी में भी बोलते हैं और अंग्रेजी में लिख रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर बोले फादर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के जनक। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, आधुनिक अर्थशास्त्र का पितामह। फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम ये बताए थे कि इन्होंने किताब भी लिखा हुआ था अपना, कब? 1776 में। ठीक है, किताब का नाम क्या था? एन इंक्वायरी, ठीक है, इनटू द नेचर। ठीक है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, सब क्वेश्चंस आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर देखो वेल्थ ऑफ नेशंस, ये शॉर्ट में आप ध्यान रखिएगा। किताब का नाम क्या है? वेल्थ ऑफ नेशंस। लिखा किसने था? राइटर कौन थे इस किताब का? तो राइटर थे एडम स्मिथ, जिनको हम अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। इन्हीं को हम आधुनिक अर्थशास्त्र का पितामह कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। इन्होंने ही कहा था कि इकोनॉमिक्स जो हो क्या है? इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ क्या? वेल्थ। उम्मीद है यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। कई बार ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको कि अर्थशास्त्र संपत्ति का विज्ञान है, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए वेल्थ का मतलब हम धन और संपत्ति दोनों कह सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब इसको हटाते हैं और दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं हम। ठीक है ना। अब यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हम डिटेल में बताते जा रहे हैं ना कहीं आप जो है एक जगह फ्रेश करके कॉपी पर नोट करते जाइए, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन जो है अब नज़दीक आ रहा है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लें और इसके जरिए आप कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं कि माइक्रो, जिसका अर्थ होता है छोटा, माइक्रो का अर्थ क्या होता है? छोटा, निम्न में से किस भाषा से उद्धृत हुआ है? तो ये कौन सी भाषा से लिया गया था? अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं कि माइक्रो विच मीन्स स्मॉल, माइक्रो मीन्स क्या? स्मॉल, हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेज। कि कौन सी भाषा से लिया गया था माइक्रो टर्म? तो ग्रीक भाषा से। लेकिन याद कैसे रखना है आपको कि ये जो व्यष्टि हम लोग हिंदी में कहते हैं ना, व्यष्टि, तो व्यष्टि का अंग्रेजी होता है माइक्रो, MICRO, माइक्रो। और इस माइक्रो को कहाँ से लिया गया है? ग्रीक भाषा का एक वर्ड था। ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज यानी कि, तो ग्रीक भाषा के एक वर्ड कौन सा बात कर रहे हैं हम? MIKROS। ठीक है, ग्रीक भाषा में माइक्रोज जो है ना, इसी से लिया गया था माइक्रो को। और इस माइक्रोज का मीनिंग हो जाता है स्मॉल, यानी कि आप कह लीजिए छोटा। तो आपने देख लिया। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि व्यष्टि, जिसका अंग्रेजी माइक्रो होता है, यह माइक्रो शब्द ग्रीक भाषा के माइक्रोज शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है स्मॉल यानी कि छोटा, या फिर आप सूक्ष्म भी बोल सकते हैं, सूक्ष्म। तो इस तरीके से माइक्रो का अर्थ क्या निकला? छोटा। यानी कि हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर में छोटे छोटे आर्थिक चरों या व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं। अब ये व्यक्तिगत इकाई या फिर छोटे आर्थिक चर क्या हैं? जैसे कि एक व्यक्ति के द्वारा किया गया मांग क्या है? व्यक्तिगत मांग। तो इसी ढंग से एक व्यक्ति के द्वारा किया गया पूर्ति वस्तुओं और सेवाओं का क्या हो जाएगा? ये व्यक्तिगत पूर्ति। तो इस तरीके से हम जो है वो व्यक्तिगत मांग, व्यक्तिगत पूर्ति, इस तरह के कंसेप्ट कहाँ पढ़ते हैं?
तो पढ़ते हैं हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र में। अब चूंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि किसी वस्तु का कीमत या मूल्य कैसे तय होगा, यानी कि ये देखिए मार्कर का कीमत कैसे तय होगा, ये हम लोग एक वस्तु की बात कर रहे हैं ना, तो एक वस्तु का मूल्य कैसे तय होगा ये पढ़ते हैं हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और इसी वजह से माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा एक नाम है, ध्यान रखिएगा, हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में क्या, प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही दूसरा नाम है प्राइस थ्योरी। नाम किसका पड़ा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो है नाम पड़ा हुआ है क्या, प्राइस थ्योरी, यानी कि आप कह सकते हैं कीमत सिद्धांत, ठीक है, या फिर मूल्य सिद्धांत आप नाम दे सकते हैं। कीमत सिद्धांत कहिए या फिर आप मूल्य सिद्धांत कहिए। हम लोग इसके ऊपर भी डिटेल में आगे कहीं ना कहीं बात करेंगे ही, आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएगा, क्योंकि एक कंप्लीट सीरीज चल रही है एमसीक्यू का, ठीक है ना। तो हटाते हैं इस चीज़ को, हम समझ में आ गया है आपको कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को ही हम लोग कहते हैं मूल्य सिद्धांत, यानी कि प्राइस थ्योरी या फिर कीमत सिद्धांत। आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, क्या कह रहा है ध्यान से सुनिए। निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया का एक उदाहरण है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन, कंजम्पशन यानी कि उपभोग, एक्सचेंज यानी कि विनिमय, और यहाँ पर है लास्ट में ऑल ऑफ दिस। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस, क्योंकि आर्थिक क्रिया का मतलब है वो सभी क्रियाएं जो धन प्राप्ति के लिए या फिर आय प्राप्ति के लिए या फिर रोजगार प्राप्ति के लिए किया जाता है, वो सभी की सभी क्रियाएं जो है वो क्या कही जाएगी, तो आर्थिक क्रियाएं या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि दोज एक्टिविटी विच आर परफॉर्म्ड टू अर्न मनी और प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि वो सभी क्रियाएं जो आय सृजित करती हैं, सब के सब आर्थिक क्रिया के नाम से जाना जाएगा। अगर मान लीजिए कि हम अपनी सेवाएं किसी विद्यार्थी को दे रहे हैं, किसी स्टूडेंट को दे रहे हैं, और वो हमें जो है उसके बदले में पैसे दे रहा है या फिर कोई ऐसा चीज़ दे दिया जो हमें ज़रूरत थी असल में, लेकिन उस सर्विस के बदले में ही हमें अर्न हुआ है कहीं ना कहीं, तो हम उसे जो है आर्थिक क्रिया कहेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ब्लड डोनेशन ध्यान रखिएगा अनार्थिक क्रिया है, लेकिन ब्लड अगर जो है मान लीजिए कि अपना खून से है ना, अपने शरीर से यानी कि खून निकाल करके बेच रहा है कोई व्यक्ति, है ना, और उसके बदले में पैसे प्राप्त यानी कि कर रहा है, तो क्या है वो फिर आर्थिक क्रिया हो जाएगा, समझ गए। अब ऐसा मत कहना कि पापा के जो है ना एक पके हुए बाल थे उसको मैंने खींच दिया और हमने पापा से 5 रुपये चार्ज कर लिए, पापा एक बाल का तो मैं 5 रुपये लूँगा। अब ऐसे में वो आर्थिक क्रिया नहीं है, ध्यान रखिए, ये अफेक्शन है, लगाव है, प्रेम है एक, है ना। ये पैसे मांगना वो अलग है लेकिन ये सर्विस का चार्ज नहीं होता है। हम लोग बचपन में ऐसा किया करते थे, आप लोग किए या नहीं कमेंट में ज़रूर बताना। चलो आगे देखते हैं। तो ये उत्पादन क्या है, किसी भी वस्तु का क्या करना, रूप बदल देना, उसका आकार प्रकार बदल देना, ये सब कहलाता है क्या, मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि एक तरीके से आप इसे उत्पादन समझ सकते हैं, जिसे हम लोग अंग्रेजी में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हिंदी में दरअसल इसी को हम लोग उत्पादन या हम प्रोडक्शन समझते हैं, क्लियर है ना। जैसे किसी वस्तु को रूप बदल दिए, जैसे गेहूं से हम आटा बना दिए, तो आटा जो हमारा प्रोड्यूस हो गया है ना, तो मतलब कि हमने वस्तु को दूसरे वस्तु में बदल दिया, यही तो दरअसल है उत्पादन। ईटा जोड़ कर हमने घर बना दिया, तो घर का उत्पादन हो गया। तो इस तरीके से हम उत्पादन समझ चुके हैं। उत्पादन को आप सही अर्थों में कहें तो उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन कहलाता है। ये डेफिनेशन नोट कर लीजिए, हो सकता है पूछेगा आपसे, ठीक है। अंग्रेजी में कहते हैं क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, क्रिएशन ऑफ क्या, यूटिलिटी इज कॉल्ड प्रोडक्शन, इज कॉल्ड प्रोडक्शन। देखो इतना छोटा डेफिनेशन हम दे रहे हैं आपको, ठीक है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इज कॉल्ड प्रोडक्शन, यानी कि किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन हो गया, उत्पादन कहलाता है। तो यहाँ पर कहेंगे क्या, उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन कहलाता है, ठीक है। उपयोगिता का सृजन यानी कि क्रिएशन ही उत्पादन कहलाता है, उत्पादन कहलाता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। दूसरा यहाँ पर क्या लिया गया है, उपभोग। उपभोग का मतलब क्या होता है, किसी भी वस्तु का यूज करना या प्रयोग करना। जैसे कि हम अभी मार्कर को यूज कर रहे हैं, इसका मतलब मार्कर का हम क्या है, कंज्यूमर हैं, और जो हमने प्रोसेस इसको यूज किया ना, तो इसका मतलब इसे हमने कंज्यूम किया है। उपभोग करने का मतलब होता है यूज करना, प्रयोग में लाना, ठीक है। तो यहाँ पर समझ गए होंगे आप, कंजम्पशन कहने का मतलब खाली खाना पीना ही नहीं होता है, कंजम्पशन मतलब यूज करना होता है, प्रयोग करना होता है, क्लियर है। विनिमय का मतलब एक्सचेंज करना, लेन देन करना, खरीद बिक्री करना आप कह सकते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे। हालांकि विनिमय करने के 2 तरीके होते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं आगे मिलेगा ही, आप जानते ही हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली एक था सिस्टम, है ना, जिसे बार्टर सिस्टम कहते हैं, वस्तु के बदले वस्तु,
वो कहते हैं ना प्यार लो प्यार दो, तो यहाँ पर क्या चलता था, वस्तु लो वस्तु दो ठीक है, तो यहाँ समझ गए होंगे एक्सचेंज का मतलब क्या है। अब जो है मॉनेटरी सिस्टम आ चुका है, मौद्रिक प्रणाली आ चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, वस्तु अगर खरीदना है तो इसके बदले में पैसे चुकाए जाते हैं। तो यहाँ पर मॉनेटरी सिस्टम अब एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। और अब लेन देन करना बहुत आसान है। बार्टर सिस्टम में बहुत सारी डिफिकल्टीज थी जिसके ऊपर कहीं ना कहीं आगे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है, किसी अन्य वीडियो में। यहाँ पर देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्न में से कौन से हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल में आपको समझाएंगे, अभी इसके ऊपर टाइम थोड़ा लगेगा। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट डिमांड, यानी कि मांग को प्रभावित करने वाले ऐसे कौन कौन से कारक होंगे। तो आप लोग जानते हैं प्रभावित होने का मतलब क्या है, कि या तो घट गया या फिर बढ़ गया, कुछ भी हो गया। लेकिन जो घटा या बढ़ा किसकी वजह से, तो बहुत सारे कारण हैं। हम जो किसी वस्तु की मांग कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे, ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, आइए समझते हैं डिटेल में। सबसे पहली चीज़ ये समझ लीजिए कि मूल्य और मांग के बीच में बहुत एकदम जो है जटिल कह सकते हैं रिलेशन बना हुआ है। जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि अधिक अगर कीमत है किसी वस्तु का तो मांग कम किया जाता है, डिमांड घटा दिया जाता है। और जब वही वस्तु सस्ती हो जाती है तो अपनी ज़रूरतों के मुताबिक थोड़ा सा ज़्यादा खरीद लेते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्राइस एंड डिमांड में कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है ना। लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ पर जो प्राइस है वो आपका है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट मतलब अनाश्रित, है ना। और ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। सो ये आप समझ गए होंगे, यहाँ पर दोनों अलग अलग बातें हैं। दोनों तो वेरिएबल है, प्राइस एंड डिमांड। लेकिन प्राइस कैसा है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और डिमांड कैसा है, डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि डिमांड डिपेंड करता है कि प्राइस क्या होगा। इसीलिए मैंने पहले प्राइस लिखा फिर डिमांड, पहले प्राइस देखो लिखे फिर डिमांड। तो पहले जो है प्राइस अगर बढ़ जाता है तो डिमांड घट जाएगा, प्राइस घटा तो डिमांड बढ़ जाएगा। ये हम लोग मांग के नियम में पढ़ते हैं। और मांग का नियम कैसा होता है, तो ध्यान रखिएगा क्वालिटेटिव होता है, गुणात्मक कथन है। सवाल पूछता है यहाँ से कैसा स्टेटमेंट है, नोट कर लीजिए कहीं ना कहीं कैसा है, क्वालिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट होता है ये, गुणात्मक कथन, यानी कि हिंदी में कहे तो स्टेटमेंट, ठीक है। यानी कि हिंदी में बोलेंगे तो गुणात्मक कथन, गुणात्मक कथन है। क्योंकि ये सिर्फ क्या बताता है, डायरेक्शन बता रहा है कि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। सिर्फ डायरेक्शन बताया, ये नहीं ना बताया कि कितना मूल्य बढ़ेगा तो मूल्य कितना घटेगा, कितना मूल्य घटेगा तो मांग कितना बढ़ेगा, ये नहीं बताया। इसी वजह से केवल हम इसको कहेंगे क्या, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। लेकिन जो मांग की लोच होती है वो ध्यान रखिएगा क्वांटिटेटिव होती है, क्वालिटेटिव होने के साथ साथ, ठीक है ना। मतलब गुणात्मक होने के साथ साथ जो मांग की लोच है वो मात्रात्मक भी होता है, लेकिन मांग का नियम केवल और केवल गुणात्मक होता है। आगे कहीं ना कहीं इलास्टिसिटी जब डिटेल में मिलेगा वहाँ पर हम जरूर बात कर देंगे, ठीक है। कोशिश करते हैं हम कि रिलेटेड पॉइंट्स ही आपको बताएं। चलिए अब हम लोग जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, लेकिन जो है वो दूसरा ऑप्शन लिया है चेंज इन इनकम। तो बिल्कुल इनकम के चेंज होने से भी डिमांड अफेक्ट होगा। अभी आपने देखा प्राइस चेंज होने से डिमांड अफेक्ट हुआ। अब हम इनकम के बारे में बताएं आपको, तो यदि हम कह दें इसको दूसरा एलिमेंट यानी मान रहे हैं, तो इनकम को हम लिखते हैं वाई से। तो किसी व्यक्ति का अगर आमदनी बढ़ा तो हो सकता है कि वो एक्स वस्तु की डिमांड या कोई भी वस्तु की डिमांड क्या कर दिया, उसने बढ़ा दिया। और इनकम घटने पर वो एक्स की डिमांड को कम भी कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, इसे हम कहेंगे नॉर्मल गुड्स। क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है रिलेशन इनकम और डिमांड के बीच में, तो इसे हम नॉर्मल गुड्स कहते हैं, ठीक है। यानी कि हिंदी में बोले तो सामान्य वस्तु कहेंगे। क्या कहेंगे, सामान्य वस्तु कहेंगे। ये ध्यान रखना होगा। अब चूंकि रिलेशन कैसा दिख रहा है आपको दोनों के बीच में, पॉजिटिव रिलेशन दिख रहा है। रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव। किस किस वेरिएबल के बीच में, इनकम और डिमांड के बीच में। आय और मांग के बीच में कैसा संबंध है, धनात्मक। तो इसका डायग्राम भी बनेगा कैसा, बिल्कुल एकदम आप समझ लीजिए कि हमारा इनकम जो है वो किधर है, वाई एक्सिस पर है, लिख देते हैं आय, ठीक है, और एक्स एक्सिस पर लिख देते हैं मांग। तो यहाँ पर समझिए जरा डिटेल में, हम इनकम को यहाँ पर रखे हैं y1 और उस समय डिमांड हो रहा है यहाँ पर d1 मान करके चलिए, ठीक है, या फिर आप q1 कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्वांटिटी डिमांड ही है। अब हमने क्या कर दिया कि इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, तो इनकम को बढ़ा दीजिए। तो कर दिए हम y2, तो डिमांड भी देखिए पहले यहाँ था अब इधर जाएगा तो डिमांड भी बढ़ गया, ठीक है, q2 हो गया। लेकिन इनकम घटेगा तो डिमांड भी घट जाएगा। इनकम घटा, यहाँ से यहाँ आ गया
ठीक है, तो डिमांड भी क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा क्या कि इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ा, इनकम घटने से डिमांड घटा। तो ये वाला जो तीनों पॉइंट है ना आपस में मिला दीजिए, तो इस प्रकार से आपका जो है ना एक पॉजिटिव स्लोप डायग्राम बन जाएगा। स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, धनात्मक ढाल वाला है। लेकिन जा कैसे रहा है, बाई से दाईं ओर, माई से दाईं ओर, यानी कि कैसा है, ये अपवर्ड है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ना, अपवर्ड है। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा यहाँ से आपको। अब ये देखिए धनात्मक किसका ढाल होता है, तो सामान्य वस्तु का। ठीक है, अगर आय और मांग के बीच में सीधा सीधा संबंध है तब धनात्मक ढाल वाला वक्र बनता है इसका। लेकिन एक सिचुएशन हम आपको और भी बनाते हैं। ठीक है, एक सिचुएशन हम आपको और भी बताते हैं, रिलेट करके देखना जरा क्या कह रहे हैं। सो ऐसा ज़रूरी थोड़े ना कि इनकम बढ़ने की वजह से हमेशा से जो है वो एक्स की डिमांड ज़्यादा ही की जाएगी और इनकम घटने पर एक्स की डिमांड कम ही हमेशा की जाएगी। ये तो ठीक है, एक वस्तु के संदर्भ में ऐसा हुआ, लेकिन इनकम बढ़ने के साथ साथ हम लोग कुछ वस्तुओं की मांग को घटा भी देते हैं। क्या करते हैं, कुछ वस्तुओं की मांग को घटा भी देते हैं इनकम बढ़ने पर। तो इसको तो हम लोग कह रहे थे अभी नॉर्मल गुड्स, है ना, नॉर्मल गुड्स रहने दीजिए, है ना, नॉर्मल गुड्स हमको मिटाना नहीं चाहिए था दरअसल। अब यहाँ पर ये पहला केस मान लीजिए कि ऐसा सिचुएशन हो रहा है तो नॉर्मल गुड्स है, क्योंकि रिलेशन कैसा है, मांग और आय और मांग के बीच में धनात्मक है। दूसरा रिलेशन देखिए, अगर इनकम बढ़ा और उसकी वजह से हम वाई कमोडिटी को कम खरीदने लगे, मान लो कोई भी वस्तु वाई वस्तु है जिसकी डिमांड को हमने घटा दिया इनकम बढ़ने पर, ऐसा कहाँ होगा बताएंगे एग्जाम्पल। और इनकम घटने पर उस वस्तु की डिमांड वापस से हम बढ़ा दिए, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इनकम बढ़ने से कुछ कुछ वस्तुओं की मांग कम हम करने लगते हैं, और इनकम जब कम हो तो कुछ कुछ वस्तुओं की डिमांड ज़्यादा भी करने लगते हैं। तो इस तरह का अगर सिचुएशन बना हुआ है तो यहाँ पर देख रहे हैं रिलेशन कैसा, आय और मांग के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, तो इसे हम लोग कहते हैं इन्फेरियर गुड्स। इन्फेरियर क्या कहते हैं, गुड्स, यानी कि हम इसे कहेंगे निम्न कोटि की वस्तु। निम्न कोटि की वस्तु आपसे पूछा भी गया है मॉडल क्वेश्चन पेपर में ही, निम्न कोटि की वस्तु क्या है या इन्फेरियर गुड्स किसे कहते हैं। तो निम्न कोटि की वस्तु का मतलब क्या हुआ, जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है और उसकी वजह से उस मांग को घटा दिया, वस्तु की मांग को कम करने लगा और आमदनी कम होने पर मांग ज़्यादा करने लगा, तो ऐसा जो है रिलेशन बना है, यानी कि ऋणात्मक संबंध बना है आय और मांग के बीच। यानी कि जब इनकम और डिमांड के बीच नेगेटिव रिलेशन एग्जिस्ट करता है, ऋणात्मक संबंध बनता है, तब हम उसे जो है निम्न कोटि की वस्तु कहते हैं। एग्जाम्पल समझिए कैसे, मान करके चलिए हमारी आमदनी बढ़ती है तो हम जो है बुलेट की डिमांड बढ़ा दिए, बाइक में से हम बुलेट परचेज करने लगे। अब ऐसी स्थिति में हमने इनकम बढ़ने के साथ चूंकि बुलेट की डिमांड बढ़ा दिया है, तो इनकम बढ़ते ही हमने साइकिल की डिमांड को घटा दिया कि अब साइकिल से नहीं चलना हमें। बात समझ रहे, मतलब कि यहाँ पर आप समझ गए होंगे बिल्कुल क्लियरली कि अच्छा सर बिल्कुल आमदनी बढ़ने पर हम लोग कुछ वस्तुओं को ज़्यादा खरीदते हैं और आमदनी बढ़ने पर ही कुछ वस्तुओं को मांग कम करने लगते हैं। तो आमदनी बढ़ने से जिस वस्तु को हम कम खरीदेंगे वही तो हमारे लिए क्या है, निम्न कोटि की वस्तु है। एग्जाम्पल मैंने कह दिया है, जब आपकी आमदनी बढ़ती है तो मान कर चलो कि लाइटर परचेज करने लगते हो गैस चूल्हा वगैरह जलाने के लिए, लेकिन आमदनी जैसे बढ़ा तो लाइटर खरीदे तो माचिस की डिमांड घटा दिए होगे उस समय, पक्का है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। उम्मीद है पसंद आया होगा यहाँ पे। अब देखो हम इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे। एक्स एक्सिस पर आप क्या रखते हैं, मांग को रखते हैं। एक्स एक्सिस पर क्या रहेगा, मांग की मात्रा, और वाई एक्सिस पर क्या रहेगा, आय रहेगा, इनकम आने की। तो इनकम अगर हमारा यहाँ पर y1 है तो डिमांड कितना हो जाएगा, यहाँ पर मान लीजिए Q1। लेकिन जैसे ही इनकम क्या हुआ, बढ़ा, इनकम बढ़ा दीजिए, y2 कर दीजिए। तो इनकम बढ़ने के साथ ही डिमांड अगर इधर है तो देखो डिमांड क्या हो गया, घट गया। इनकम बढ़ने पर डिमांड क्या हुआ, घट गया। तो यहाँ पर आप घटा दीजिए, पहले डिमांड ये वाला था, अब ये वाला बन रहा है Q2। तो इस ढंग से आप क्या देखें, ये दोनों लाइन को मिलाएंगे। ऐसा भी आप कर सकते हैं, इनकम घटा दीजिए, अगर ये था इनकम को कम कर दीजिए, y3 कर देते हैं इसका नाम, और यहाँ पर हम कर देते हैं इधर डिमांड बढ़ा देते हैं, हो गया ये हमारा क्या, Q3। तो तीनों पॉइंट जब मिलाएंगे तो आपका ऋणात्मक ढाल वाला एक कहीं ना कहीं डिमांड कर बन रहा है। तो ये जो डी बना ये नेगेटिव स्लोप बना। तो ये ध्यान रखना होगा आपको कि ऋणात्मक संबंध होता है आय और मांग के बीच तब निम्न कोटि की वस्तु, और धनात्मक संबंध होता है जब आय और मांग के बीच में तो नॉर्मल गुड्स यानी कि सामान्य वस्तु। समझ में आ गया होगा। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस ढंग से पूछा गया है, चूँकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था, डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना भाई, मेरी सीधी सी बात है, ठीक है, क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं है कि दोबारा से आपको समय देगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अगला है टेस्ट ऑफ कंज्यूमर। अगर किसी व्यक्ति की इच्छा किसी वस्तु के प्रति ज़्यादा हो गई है, वो ज़्यादा रुचि रखता है किसी विषय में, है ना, तो उस चीज़ की डिमांड वो ज़्यादा करेगा। जैसे कि अगर आप लोगों को रुचि आ गया, इंटरेस्ट आ गया इकोनॉमिक्स के ऊपर में, तो इकोनॉमिक्स का ही बुक खरीदेंगे, लेकिन अलग अलग राइटर का खरीदेंगे कि देखे भाई उसने कैसा लिखा, इसने कैसा लिखा, इसने कैसा लिखा। अच्छा, इकोनॉमिक्स का ही अलग अलग पार्ट आता है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन भी इकोनॉमिक्स का ही है, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। इंटरेस्ट बढ़ जाने पर आप इस तरह की किताबें खरीदना शुरू कर देंगे। जैसे कि आप लोग जो हैं देखते होंगे कि कोई भी गाना अगर ज़्यादा पसंद आ गया तो उसको जो है ना हेडफोन डाल करके आराम से मधुर वाणी सुन रहे हैं, तो ये होता है, मतलब हमारी रुचि जिस वस्तु के प्रति ज़्यादा होगी तो डिमांड हम उसकी ज़्यादा करते हैं, और रुचि कम है डिमांड घटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, टेस्ट आपका बढ़ने पर, रुचि यानी कि बढ़ने पर आप डिमांड ज़्यादा करते हैं, ठीक है, मांग ज़्यादा करते हैं, और किसी वस्तु के प्रति अब रुचि नहीं रही उतनी, पहले थी लेकिन अब नहीं रही होगी, तो आप डिमांड जो है उसकी घटा देते हैं या फिर कम कर देते हैं। समझ गए होंगे हम क्या कह रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर वस्तु का मूल्य मांग को प्रभावित करता है, उपभोक्ता की आय भी मांग को प्रभावित करता है, और क्या, रुचि भी, उपभोक्ता की रुचि भी मांग को प्रभावित करता है, समय और मौसम भी मांग को प्रभावित करता है। देखिए ठंड का मौसम है, ऐसे समय में हम लोग क्या किए हैं, स्वेटर, जैकेट, कम्बल, रजाई, मफलर, इन सब की डिमांड बढ़ गई। यानी कि जब समय अनुकूल हो गया, ये सब चीज़ें पहनने के लायक यानी कि हो गया, तो इनकी डिमांड बढ़ गई। और जब समय प्रतिकूल हो जाएगा, जैसे गर्मी का मौसम पकड़ लेगा, इन सबको हम नहीं छोड़ देंगे तो क्या होगा बताइए, छोड़ देंगे ना, बक्से में जो है रख देंगे समेट करके, फिर अगले जो है ठंड में निकलेगी। तो इस प्रकार से अब कह सकते हैं कि अनुकूल समय में जो है वस्तुओं की मांग बढ़ती है और प्रतिकूल समय में वस्तुओं की मांग घट जाती है। गर्मी के दिन में आइसक्रीम की डिमांड देखिए बढ़ जाती है, लेकिन ठंड के दिन में देखिए आइसक्रीम की डिमांड घट जाती है। लेकिन कुछ लोग तो ढीठ होते हैं, ठंड में भी खा लेते हैं आइसक्रीम को भी। तो यहाँ पर हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, सामान्यतः ऐसा होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो चलिए आगे जाते हैं। यहाँ पर हम आ गए कहाँ, हाँ, तो ऑल ऑफ दिस तो आपका आंसर हो जाएगा चौथे क्वेश्चन के लिए। पांचवा देखिएगा, राष्ट्रीय आय की गणना निम्न में से किस विधि द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना क्या रहा है, यानी कि विच मेथड इज एडप्टेड इन मेजरिंग नेशनल इनकम। तो राष्ट्रीय आय को मापने के लिए तीन विधियां, और तीनों का नाम तो लिखिए दिया है। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रोडक्ट मेथड है, जिसको हम वैल्यू एडेड मेथड या उत्पाद विधि कहते हैं, क्लियर है ना, या फिर मूल्य संवर्धन विधि कहते हैं, यानी कि मूल्य जोड़ विधि भी इसी का नाम हो सकता है, क्लियर है। तो यहाँ पर दूसरा देखिए इनकम मेथड, यानी कि आय विधि। आय विधि में हम लोग क्या करते हैं, विभिन्न तरह के स्रोतों से जो आमदनी हो रहा है देश के अंदर में, उन सभी स्रोतों से होने वाले आय को अगर जोड़ लेंगे, नेशनल इनकम निकल जाएगा, राष्ट्रीय आय निकल जाएगा। जैसे कि भूमि पर लगान, मजदूर को मजदूरी, पूंजी पर ब्याज, साहसी को लाभ, इस तरह के सारे जो है फैक्टर्स इनकम को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा नेशनल इनकम मिल जाता है। समझ आ गया होगा। लेकिन अगर हम बात कर लें एक्सपेंडिचर मेथड की, तो एक्सपेंडिचर मेथड में क्या ध्यान रखना होगा आपको, यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग सीधा समझते हैं, नेशनल इनकम को हम लिख रहे हैं वाई से, और अगर हम एक्सपेंडिचर मेथड की बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब व्यय विधि की बात कर रहे हैं, तो एक्सपेंडिचर मेथड में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। राष्ट्रीय के चक्रीय प्रवाह में ही बात करेंगे कहीं ना कहीं आगे जा करके। तो ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय के चक्रीय प्रवाह में हम लोग पढ़ते हैं घरेलू क्षेत्र, फर्म। तो घरेलू क्षेत्र के द्वारा किया गया खर्च कहलाता है उपभोग खर्च, यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर जो एक्सपेंडिचर करता है उसे हम कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो उसके खर्चे को जोड़ लिए। और अगर हम फर्म के द्वारा किया गया खर्च को देखेंगे तो उसको कहते हैं हम लोग निवेश खर्च, यानी कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो यानी कि हम आई लिख देंगे। तो टू सेक्टर मॉडल के अंदर में ये हमारा नेशनल इनकम निकल गया, जहां पर दो ही क्षेत्र हैं अर्थव्यवस्था की, घरेलू क्षेत्र और फर्म, और दोनों के द्वारा किया गया खर्च हमने जोड़ लिया। लेकिन जब त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के अंदर बात करेंगे तो सरकार के द्वारा किए गए खर्चे को भी हम शामिल कर लेते हैं, जिसमें कि सरकार दो तरीके के खर्चे इसमें शामिल होती है, दो तरीके का। गवर्नमेंट कुछ खर्चे ऐसे भी करती है जहां से लाभ कमाने का कोई मकसद नहीं होता है, सरकार जो है वो जन कल्याण के लिए ऐसे खर्चे कर देती है। दूसरा खर्चा यहाँ पर सरकार का ऐसा भी हो सकता है जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, सरकार ने खर्चे किए एक तरीके से, लेकिन वहां से लाभ प्राप्ति की आशा भी गवर्नमेंट रखती है, तो वो जी है, जी फॉर पब्लिक एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो त्रिक्षेत्रीय के अंदर में हमारा राष्ट्रीय निकल जाएगा।
चतुर्थ क्षेत्रीय में क्या हो जाता है, हम एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर देते हैं। इंपोर्ट को माइनस में इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जब हम दूसरे देशों का वस्तु खरीदते हैं या फिर इंपोर्ट करते हैं तो हमारे देश का पैसा बाहर चला जाता है, हमारी इकोनॉमी में यानी कि लीकेज हो गया, हमारे देश का पैसा दूसरी इकोनॉमी में चला गया, तो इसलिए हम एम को लिखते हैं यहाँ पर नेगेटिव, यानी कि इंपोर्ट वैल्यू है ये, ठीक है। और जो हम लोग विदेशों में सामान अपना बेचते हैं ले जाकर के, यानी कि एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहां से पैसा आता है, ठीक है, यानी कि इंजेक्ट हुआ, पैसा आया, तो हम उसको एक्सपोर्ट को कैसे लिखते हैं, पॉजिटिव, इसीलिए इसके पहले पॉजिटिव लगा है। और इंपोर्ट में चूंकि हमारा पैसा देश का बाहर चला जाता है इसलिए नेगेटिव में लिखा हुआ है। सो 4 सेक्टर मॉडल के अंदर में नेशनल इनकम इस प्रकार से निकलेगा, समझ गए होंगे। कोई दिक्कत है तो कमेंट में पूछ लेना। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन नहीं था, ये मैक्रो का क्वेश्चन जो है वो आ गया था उस टाइम में 2013 में। सो इस बात को ध्यान रखना। हालांकि हमने सॉल्व कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है मैक्रो का क्वेश्चन। मैक्रो के क्वेश्चन में जो है सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है मुद्रा के कार्य है, यानी कि फंक्शन ऑफ मनी इज। तो मुद्रा का कौन कौन सा कार्य होता है भाई, मुद्रा का काम कौन कौन सा है? तो पहला ऑप्शन ध्यान दीजिएगा है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि विनिमय का माध्यम। हम जो है वो समझा चुके हैं पहले ही एक बार आपको कि पैसा देते हैं फिर हमें वस्तु मिलता है, यानी कि उस वस्तु को खरीदने के लिए हमने बीच में क्या लाया, मुद्रा को लाया प्रयोग में। तो इस वजह से मुद्रा जो है किस रूप में प्रयोग किया जा रहा है, विनिमय के माध्यम के रूप में, यानी कि हम एक्सचेंज के रूप में इसे यूज कर रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, मेजर ऑफ वैल्यू। वस्तुओं की जो कीमत होते हैं हम लोग सब कुछ सब जो है वो मुद्रा में ही बताते हैं, तो इसलिए वस्तुओं के मूल्य जो मेजर किए जाते हैं वो मुद्रा में मापा जाता है, इसलिए मुद्रा का ये दूसरा कार्य हो सकता है। तो यहाँ पर आप समझिए कि ये दोनों जो काम है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू, ये मनी का प्राइमरी फंक्शन होता है। सेकेंडरी फंक्शन में अलग अलग चीज़ें बात करते हैं, सो नोट कर लीजिए इस चीज़ को। मनी का जो प्राइमरी फंक्शन होता है, ठीक है, यानी कि प्राइमरी फंक्शन ऐसे लिखिए, प्राइमरी फंक्शंस, ठीक है, प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी। मुद्रा के प्राथमिक कार्य कौन कौन से होंगे? 2 कार्य हैं इसके अंदर में। एक आपका क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब है विनिमय का माध्यम। हम हिंदी में बोल देते हैं, जो चीज़ें अंग्रेजी में नहीं लिखते हैं उसको ध्यान से सुनिए और लिख सकते हैं आप। दूसरा जो है वो क्या है, मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि मुद्रा का जो है प्राथमिक कार्य कौन कौन सा है? तो विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। क्लियर है? अब देखो सेकेंडरी फंक्शन हम नोट करेंगे नीचे, यानी कि द्वितीयक कार्य। द्वितीयक कार्य को हम गौण कार्य भी कहते हैं, गौण कार्य, ठीक है, यानी कि सेकेंडरी फंक्शंस, ठीक है, ऑफ मनी। तो मुद्रा का जो है दूसरा काम कौन कौन सा है भाई? मुद्रा के द्वितीयक कार्य के अंदर में किसको शामिल किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, एक है क्या, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, यानी कि मूल्य का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ क्या, वैल्यू। और एक और क्या है इसके अंदर में हम कह सकते हैं, तो स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू। और एक और क्या है, तो एक और हम लोग कहते हैं यूनिट्स ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, यानी कि विलंबित भुगतान का मान हम इसे कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, विलंबित भुगतान का मान, ठीक है। यानी कि हम जो है कर्जे लेकर के किसी को धीरे धीरे चुकाते हैं तो उसके लिए जो है मुद्रा ही बीच में काम आता है। स्टोर ऑफ वैल्यू, वैल्यू को स्टोर करना। सोचो ना, वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु के रूप में लोग कैसे रखते होंगे? अगर साग सब्जी तुम हमको ला के दे दोगे, हम अपनी जो सर्विस दे रहे हैं उसके बदले में, हम कहाँ रखेंगे उतनी साग सब्जी? रखने के लिए तो ज़्यादा जगह की भी जरूरत है, प्लस में क्या वो ज़्यादा दिन तक रह भी नहीं सकता, सड़ जाएगा। बिना बनाए 5-7 दिन के बाद वो अगर टमाटर दिए हुए तो सॉस बन जाएगा तो ऐसे में जो है वैल्यू का स्टोर करना पॉसिबल नहीं था बार्टर सिस्टम में, लेकिन मनी के माध्यम से जो है जब पैसा यानी कि हम देख रहे हैं तो यहाँ पर हमारा जो है वैल्यू को हम बहुत आसानी से स्टोर कर पा रहे हैं। 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल तक भी कोई दिक्कत नहीं है, जब तक ये सरकार उसको बैन नहीं करी है। जैसा कि 8 नवंबर 2016 में नोटबंदी की घोषणा हुई थी, वैसी घोषणा जब तक नहीं आती है तब तक हम जो है वैल्यू को स्टोर तो कर ही सकते हैं। सो ये जो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन आपने समझ लिया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मुद्रा का एक और कार्य है जो जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्टीजेंट फंक्शन, यानी कि आकस्मिक कार्य। इसमें सुन लीजिए, केवल मुद्रा के अन्य कार्य में किसको हम लोग शामिल करते हैं, जैसे कि एटीएम जारी करना,
है ना, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जारी करना, ये सब के पीछे जो है मनी ही काम करता है। समझ गए या नहीं? तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं इसको जनरल यूटिलिटी फंक्शन, सामान्य उपयोगिता के कार्य, ठीक है। अब इसे कॉन्टीजेंट फंक्शन या आकस्मिक कार्य भी बोलिए, वो ज़्यादा अच्छा होगा। चलो अब हम लोग यहाँ पर समझ चुके हैं कि आंसर तो हमारा क्या हो जाएगा, मीड ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, ये सब क्या है, मुद्रा के कार्य है। तो मुद्रा के कार्य पूछ रहा था, प्राथमिक कार्य तो पूछ नहीं रहा था, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा हमारा इस सवाल का जवाब। अगले क्वेश्चन को देखिए, निम्नांकित में कौन चक्रीय प्रवाह में शामिल है? आ ही गया भैया चक्रीय प्रवाह, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन सर्कुलर फ्लो? राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह में देखिए हम लोग उन सभी आर्थिक गतिविधियों को सम्मिलित कर लेते हैं जो देश के अंदर में चल रही होती है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर कंजम्पशन यानी कि उपभोग, प्रोडक्शन या फिर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यहाँ पर कह सकते हैं विनिमय, ऑप्शन के अकॉर्डिंग कह रहे हैं हम, तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों तो आर्थिक क्रिया है। इसके अलावा इनकम भी, आय भी कमाना क्या है, आर्थिक क्रिया के अंदर ही ना शामिल होगा। सो यहाँ पर कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, इनकम, प्रोडक्शन सारी एक्टिविटी इंक्लूड कर ली जाती है, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। लेकिन राष्ट्रीय का चक्रीय प्रवाह जो है एक डिटेल टॉपिक है, सो इसके ऊपर में आगे कहीं ना कहीं हम जिक्र जरूर करेंगे, ठीक है, किसी ना किसी वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पर ध्यान रखना है केवल आपको। तो राष्ट्रीय के चक्रीय प्रवाह में हम सभी तरह की आर्थिक गतिविधियों को इंक्लूड कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं। यहाँ पर चलिए आगे बढ़ें। किसने कहा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे? क्या करा है क्वेश्चन में? हु सेड, किसने कहा, मनी इज व्हाट मनी डज? ऐसा किसने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? ऐसा कहा था हार्टले विदर्स ने। इनका कहना था कि मुद्रा वो तमाम चीजें हैं जो मुद्रा की तरह बिहेव करती है, मुद्रा की तरह कार्य करती है। यानी कि अगर हम इस मार्कर को दे करके कोई दूसरी वस्तु प्राप्त कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये हमारे लिए मनी है, हमारे लिए मुद्रा है। तो कह रहे हैं क्या मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? समझ आ गया? और मुद्रा का कार्य कौन कौन सा है मैंने अभी जिक्र किया ही है, तो इस पर भी डिटेल बात करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। सिर्फ ध्यान इतना रखना, मनी इज व्हाट मनी डज, ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाएगा जरूर। ध्यान रखना, ये डेफिनेशन किसने दिया था? हार्टले विदर्स ने दिया था, हार्टले विदर्स। देखिए चौथा क्वेश्चन, भारत में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? यानी कि इन विच ईयर वेयर कॉमर्शियल बैंक्स नेशनलाइज्ड इन इंडिया? भारत के अंदर में बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 चरण में हुआ है। कितने स्टेप में? 2 चरण में हुआ है। जब फर्स्ट स्टेप में किया गया था ना, तो उस टाइम में केवल जो है वो 14 बैंकों को नेशनलाइज किया गया था, 14 कॉमर्शियल बैंक्स, ठीक है। 14 जो है व्यावसायिक बैंकों का, कॉमर्शियल बैंक्स मतलब व्यावसायिक बैंक जो अपने लाभ के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो कॉमर्शियल बैंक कितने? 14 व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसको हम कह रहे हैं 19 जुलाई, ठीक है, 19 जुलाई 1969 को भारत के अंदर में 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इस समय इंदिरा गांधी की सरकार चल रही थी, ठीक है ना। अगली बार देखिएगा सेकेंड स्टेप में किया गया है केवल और केवल 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन, यानी कि ये भी क्या है? कॉमर्शियल बैंक ही हैं, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं नेशनलाइजेशन, ठीक है, राष्ट्रीयकरण यानी कि समझ आ गया होगा। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और 15 अप्रैल कब कह रहे हैं? 15 अप्रैल 1980 को जो है वो 6 अन्य बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण कर लिया गया था। तो भारत के अंदर में 2 चरण में जो है भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है। एक बार 14 बैंकों का और दूसरी बार 6 अन्य बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया भारत के अंदर भी, ठीक है ना। चलो अब आते हैं यहाँ पर हम अगले क्वेश्चन पर। विच वन इज द विजुअल आइटम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स? यानी कि भुगतान संतुलन के अंदर में दृश्य मद है। कौन सा दृश्य मद है ये बताइए। तो दृश्य मद मतलब दिखने वाली मदें, है ना। कहते हैं ना जो दिखता है वही बिकता है, मतलब व्यापार किसका किया जाता है? जो दिखता है, ठीक है ना। सेवाओं का भी हालांकि व्यापार होता है तो यहाँ पर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है इसको समझने की जरूरत है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP जिसको कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब भुगतान संतुलन या भुगतान शेष जो भी कहिए, ये देश के लिए होता है एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड जिसमें कि विदेशों के साथ या दुनिया के अन्य देशों के साथ जो आपने लेन देन किया है उसका पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर सिस्टमैटिक रूप में लिखा रहता है। इसमें हम लोग 2 तरह के आइटम को शामिल करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 तरह का आइटम शामिल रहता है। एक को हम बोलते हैं विजिबल आइटम, तो एक हो गया दृश्य मद, यानी कि दृश्य मतलब दिखने वाली मदें।
और यहाँ पर क्या हो गया, एक इनविजिबल आइटम यानी कि अदृश्य मदें। तो दृश्य मदें और अदृश्य मदें, दो तरह की मदें शामिल कहाँ होती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। लेकिन एक होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में केवल एक ही तरह का मद शामिल होता है जिसको हम कहते हैं विजिबल आइटम, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा, जो दिखने वाली मदें हैं वो केवल बैलेंस ऑफ ट्रेड में, और जो दिखने वाली है और नहीं भी दिखने वाली है वो दोनों तरह की मदें बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो भुगतान संतुलन में दृश्य मद और अदृश्य मद दोनों रखा जाता है, और व्यापार संतुलन में केवल जो है दृश्य मद को शामिल किया जाता है। और ऑप्शन देख लीजिए क्या कह रहा है, भुगतान संतुलन में निम्न में से कौन दृश्य मद है। तो मशीनों की खरीद बिक्री अगर दो देशों के बीच में हो रहा है तो मशीन तो दिखता है ना, तो मशीन दिख रहा है तो मशीन क्या हो गया, दृश्य मद। क्लॉथ यानी कि कपड़ा भी क्या होता है, दिखता है। सीमेंट, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा भाई आंसर, समझ गए होंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कौन सी चीज़ें नहीं दिखती है, तो सेवाएं यानी कि सर्विसेज, जैसे कि यहाँ का कोई प्रोफेसर भेज दिया गया विदेश, ठीक है, तो ये जब दो देशों के बीच में उसके लिए ट्रांजैक्शंस होंगे, पैसे का लेन देन होगा सर्विसेज के बदले में, तो यहाँ पर उसे हम इनविजिबल आइटम कहेंगे। ठीक है ना, समझ में आया। या फिर यहाँ का कोई इंजीनियर, यहाँ का कोई स्टाफ, यहाँ पर कोई लेबर दूसरी कंट्री में भेजा गया और वहाँ पर सर्विसेज देगा अपना, और वहाँ से फिर पैसे कमाई होकर के अपने देश में आएगा, ये कहाँ पर शामिल होगा, इनविजिबल आइटम के अंदर में, अदृश्य मदों के अंदर में। जो पर्यटन होता है, विदेशों से लोग घूमने के लिए आते हैं, है ना, अभी राम मंदिर देखने आएंगे, कोई जो है वो ताजमहल देखने के लिए आता था पहले, तो इस तरह के जो सिस्टम बने हुए होते हैं, पैसे का लेन देन हो रहा होता है, वो इनविजिबल आइटम के अंदर शामिल होगा। लेकिन जैसे कपड़ा, सीमेंट, मशीन, ये सब चीज़ें अगर लेन देन हो रही है तो ये दिखने वाली वस्तुएं हैं, तो हम इसे जो है वो विजिबल आइटम में शामिल करते हैं, दृश्य मदों में शामिल करते हैं। सो उम्मीद है कि ये कंप्लीट वीडियो आपने देखा है और इसका फ़ायदा उठाया है। सो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, आज रखते हैं इतना ही। लेकिन हाँ, बताते जा रहे हैं कि जिन लोगों को ना ऑफलाइन क्लास में जो है वो हमारे साथ ज्वाइन करना है क्लासेस, तो वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं हजारीबाग में। केवल हजारीबाग में जो है हमारी ऑफलाइन सेंटर है, ठीक है, नाम है क्लास का क्या, नवयुग इकोनॉमिक्स क्लासेस। तो नवयुग इकोनॉमिक्स क्लासेस में आप विजिट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल भी आप, और बिल्कुल भी मत सरवाइए, अभी भी टाइम जो आपके पास बचा हुआ है एफिशिएंट बचा हुआ है। क्योंकि हम बार बार कहते हैं भाई, समय के पास इतना समय नहीं है कि दोबारा से आपको समय देगा, समय की कदर कर लो वरना समय तुम्हारा कदर कभी नहीं करेगा। सो इसी विचार के साथ आज की वीडियो में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं फिर से कभी अगली वीडियो में अपडेट के साथ। जय हिंद।